नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है फिर से आप लोग का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, उसका आज शायद छठा क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जो कुछ थ्योरी है एक तो फिर उस थ्योरी को पढ़ के उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न होगा वो करेंगे। और प्रश्नावली 1 का 2 हम लोग, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1 का 2 फिर आज हम लोग उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 थ्योरी पढ़ा था। वो क्या था? तो पहला जो था वो था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। और उसी से उत्पन्न हुआ था हमारा अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड की विधि से लॉसअ और मॉसअ ज्ञात करना। तो उस पर आधारित प्रश्न आज हम लोग ने, मतलब पीडीएफ आज आप लोग को मिल जाएगा, तैयार कर लिया है, आप लोग को वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहां से आप 10-20 क्वेश्चन वहां डाला हुआ है, आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो नहीं बनेगा वो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। नित्य रोज जो क्लास यहाँ होती है उसका हैंड रिटन नोट्स और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज फिर और उसी क्लास में फिर हम लोग कल क्या पढ़े थे? तो कल पढ़े थे कि लॉसअ गुना मॉसअ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। उस पे भी आधारित कुछ प्रश्न आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में एक तो प्रश्न जो है आपके केसी सिन्हा में एक प्रश्न दिया हुआ है, लॉजिकल प्रश्न है, आ सकते हैं कभी कभार, ठीक है। वो प्रश्न है कि 63-70। एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आ सकता है आपसे कि 63-67 बराबर 2, ठीक है, 63-67 बराबर 2, 5, 7, 13, 2, 5 गुना 7 गुना 13, इसका पावर n m o या k और p ले लेते हैं। तो इस टाइप से प्रश्न है। तो बोलता है कि n प्लस m प्लस k प्लस p का मान क्या होगा। तो शायद यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन यही है। तो ये 63-70 दिया हुआ है, आपको उसके बराबर में ये बात दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है कि n प्लस m प्लस k प्लस p का मान पूछ रहा है। इस टाइप से प्रश्न कभी कभार आ सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल प्रश्न है, या आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो वहां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक तो इसे बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, अगर ऑब्जेक्टिव में हो सके पूछ ले। तो हमको सब और से तैयार रहना है। ये जो प्रश्न है सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड मतलब के रूप में इसको हम लोग खंडित करके और उसको पावर के रूप में हम लोग लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 63-70 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 8 है 16 और 2 5 6 10, ठीक है। अब मेरे ख्याल 2 से लगेगा नहीं, चूंकि अंत में 5 आ गया। फिर 5 से देखिए, 5 6 के 30, एक बचा, 5 तिहाई 15, इधर बचा 3, 5 7 35, ठीक है। फिर 7 से लगाते हैं तो 7 9 63, 7 एकम 7, फिर लगाते हैं कितना 7 से, तो 13 या 7, 13 7 91। तो कुल मिला करके यहाँ हम जब देख रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास। तो इसको जब हम क्या कहते हैं 63-70 को जब हम इस रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 7 का पावर कितना है 2 है, क्योंकि 1 2 2 है, और 13 का पावर कितना है 1 है, ठीक है, 13 का पावर 1। तो आप इससे तुलना कर दीजिए, क्योंकि इसके बराबर में इसके यानी अब इसको ये लिख सकते हैं और इसके बराबर में हम लोग ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट इसको हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो आप तुलना कर दीजिए। अब 2 को 2 के पास ले जाइए, जाति मिला देंगे इसका, ठीक है। फिर इसको इसके पास ले जाएंगे, इसको फिर इसके पास ले जाएंगे और इसको फिर इसके पास ले जाएंगे। सबको एक दूसरे से तुलना कर दिए जो समान है उसमें। आप देखिए तो यहाँ दोनों का बेस सेम है 2 का, और पावर में क्या है तो n बराबर हम लिख सकते हैं 1, एकदम लिख सकते हैं सर। तो n का मान 1 आ गया। फिर देखिए 5 की तुलना करेंगे तो 5m बराबर भी कितना है 1 है। फिर 7 की तुलना करेंगे तो k बराबर कितना है 2 है, और 13 बराबर कितना है, मतलब 13 की तुलना करेंगे तो p बराबर कितना है 1 है। तो बोल रहा है इस सब का योग कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। n की जगह पर 1, m की जगह पर 1, k की जगह पर 2 और p की जगह पर आप सबको जोड़ देंगे 1 2 2 2 4 1 5। क्या आंसर हो गया आपका
5। तो इस टाइप से कभी कभार लॉजिकल प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर देना है, उसको पावर के रूप में व्यक्त कर देना, बाद बाकी दोनों की ओर तुलना करके जो घात रहेगा उस घात को लिख करके, जो क्वेश्चन अगर गुना पूछेगा तो गुना कर देंगे, भाग पूछेगा तो भाग कर देंगे, जोड़ पूछेगा तो जोड़ करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। ये था एक लॉजिकल प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है मेरे ख्याल से। अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो अगला जो है वो एक फिर से थ्योरी है। थ्योरी समझ रहे हैं ना, कि कथन दिया हुआ है और उस कथन पे फिर प्रश्न आएगा। वो कथन क्या है हमारा, वो कथन हम लोग देखने वाले हैं। कथन कहता है कि अगर a टू दी पावर n जहां a, n दोनों कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या से। ये बात समझ रहे हैं क्या ये कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि a टू दी पावर n एक संख्या जहां a और n दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। दोनों क्या है, प्राकृत संख्या। यानी इसका भी मान 1 2 3 4 अनंत तक हो सकता है, इसका भी मान 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हो सकता है। तो जब a टू दी पावर n जहां a और n जो बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से, तब क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है a टू दी पावर n 0 पर कब समाप्त हो सकता है, 0 कब आ सकता है, कब आ सकता है। तो याद रखेंगे a टू दी पावर n के इकाई स्थान पर, यानी यहां पर a टू दी पावर n के इकाई स्थान पर शून्य कब होगा, कब होगा शून्य? तो आप ही कल्पना करिए, सोचिए मन में, शून्य कब होता है? तो जब कहीं भी किसी के फैक्टर में 2 गुना 5 होगा तभी जाके वो शून्य बनाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो जब किसी भी गुणनखंड में जो कोई भी संख्या जिसमें 2 और 5 समाहित है उसका गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 समाहित हो जाएगा, तभी समझेंगे हमारा इकाई अंक पर हमारा क्या आ जाएगा, वो 0 आएगा, अन्यथा और कोई संख्या नहीं है। आप सोच लीजिए, कोई भी देखिए, दो संख्या ऐसा कोनो पूरेगा जो जिसको गुना करेगा 0 पर जाएगा? नहीं सर। आप कहिएगा सर ये 4 और 20, तो इसमें भी बउआ 2 छुपा हुआ, इसमें भी 5 छुपा हुआ है, उसका तो उत्पत्ति यही से हुआ है। तो कोई भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, कब होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वह संख्या 2 गुना 5 के रूप में होगा, 2 गुना 5 के रूप में होगा, तभी उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या आ सकता है, हमारा 0 आ सकता है। एकदम ही माइंड में बैठा लीजिए बात। जैसे कि क्वेश्चन आपके उदाहरण में है कि 4 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, 4 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी संख्या को समाप्त रहने के लिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, यही ना बनेगा जी, ये इस टाइप से बन जाएगा। यानी जब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, ठीक है, का होल पावर n लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, ये जो पावर है ये वितरित दोनों ओर पावर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ओर पावर वितरित हो गया। तो बताइए कभी भी 0 आ सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 गुना 5 के रूप में है ही नहीं। 2 गुना 5 के रूप में जब तक नहीं होगा तब तक वो 0 नहीं आएगा। तो ये बात याद रखेंगे कि कोई भी चीज 2 गुना 5 के रूप में होगा तभी वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या रहेगा उस संख्या का गुणनखंड जब तक 2 गुना 5 के रूप में नहीं होगा तब तक वो 0 पर समाप्त। जैसे 6 कहेगा, 6 का पावर 0 पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 ही है जिसमें 0 नहीं है। लेकिन इसी में आपसे पूछ देगा 10 तो पावर जो समथिंग कुछ भी रहेगा, क्या 10 0 पर समाप्त हो सकता है? या पूछेगा क्या 15 0 पर समाप्त हो सकता है? तो 15, आप देखिए, तो दोनों में से एक कोई चीज रहना आपका, मतलब लास्ट में दोनों में से दो, मतलब 2 और 5 दोनों में से दोनों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी वो समाप्त होगा, ठीक है। अगर 20 की बात कर देता है तो एकदम होगा सर, क्योंकि 20 को जब हम फैक्टर करते हैं तो इस टाइप से फैक्टर आता है, यानी 2 और 5 अवेलेबल है। तो इस वजह से जब 20 का पावर कतबु कुछ रहेगा, हजारों रहेगा ना, 20 की इकाई अंक पर 0 आएगा ही। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं कि अगर 4 के पावर अगर कुछ हम रख दें, कभी भी आप 100 रख कर देखिए ना, वो 4 का पावर कभी भी 0 लास्ट में भी नहीं करेगा। 1000 से 100 तक गुना कर लीजिए, 4 से 16 16 तो होते चल जाएगा, कभी भी 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। ये बात बोल रहा है,
ठीक है। तो ये था आपका दूसरा थ्योरम। इस पे आधारित प्रश्न है यही कि दो प्रश्न है, एक अभ्यास में 4 की पावर n, मतलब जो एग्जाम्पल में है कि 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, जिसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है? तो लिख देंगे कि चूंकि 4 2 गुना 2 के रूप में खंडित हो जाता है, ठीक है। अतः किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 के रूप में उसका होना अनिवार्य। अभी आते हैं हम लोग अभ्यास में, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का फिर थ्योरी। तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं 1.2 का जो प्रश्न है, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये समझ गए। चलिए फिर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 का 2 देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी और बीएसवी दोनों का सेम ही है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग इसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रश्न है, चूंकि इससे पहले जो इस प्रश्न का जो थ्योरी होता है, ठीक है, वो हम पढ़ लिए थे। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे ही आधारित प्रश्न है। ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है, इसको पहले आप अभाज्य गुणनखंड में लिखिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य मतलब जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जो बच्चा में हम लोग जो तरीका अपनाते थे बचपन में, लॉसा निकालना, ठीक है, लॉसा सबको आता होगा निकालना, वही तरीका से हम पहले लॉसा निकालेंगे और फिर जो हमारा गुणनखंड आएगा उसको हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो जो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है 140। तो हम लोग जानते हैं 140 का आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के तौर पे इसको आप हल करेंगे। जब 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 70 बेर में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 35, ठीक है, फिर कितना से 7 से लगाएंगे 5, इसके बाद अब तो कटेगा ही नहीं। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुना 2 7 गुना 5। यानी इसको जब हम पावर के रूप में और घात के रूप में लिखे तो 2 पावर 2 गुना 7 और 5। कैसे ये 2 पावर 2 हुआ, एक इसका पावर एक इसका पावर, जब गुना में बेस सेम रहता है पावर जुट जाता है, पावर जुट गया, ये हो गया आपका आंसर। फिर प्रश्न संख्या 2 की फिर चलते हैं। 156 है, फिर 2 से लगेगा। देखिए 2 से कौन कौन विभाजित होता है, जिसके अंक में 2 4 6 8 और 0 रहता है, ठीक है, वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित है। 5 से कौन विभाजित होता है, जिसके अंक में 0 और 5 रहता है, वो 5 से विभाजित होता है, ठीक है। 4 से कौन विभाजित, जिसके लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होगा, वो 4 से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप विभाज्यता का नियम बचपन में पढ़े होंगे। तो उस आधार पर हम लोग सीधा सटीकता हम लोग ये प्रमाण लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, सॉरी, कि उसमें क्या से भाग देंगे वो कट जाए। अब देखिए यहाँ 6 लास्ट में हम देखें तो 2 से भाग देंगे, तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर 3 से लगाएगा चूंकि 13 तिहाई 39। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 3 गुना 13। तो जब ये लिखाएगा तो 2 पावर 2, ठीक है, 3 और गुना 13, ये आपका फिर एक आंसर हो गया। फिर आते हैं 38 25। देखिए लास्ट 2 अंक 5 है, ठीक है, मतलब लास्ट का अंक 5 है तो 5 से लगेगा ही। तो जब इसको 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, ठीक है, 35, 3 बचा, 5 6 30 और 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 2 5 25, 5 तिहाई 15। फिर 3 से लगाइए, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर से 3 से लगाएंगे, 17 तिहाई 51। अब तो लगेगा नहीं क्योंकि अब 17 किसी से विभाजित होता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 38 25 जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 गुना, यहाँ से लिख देंगे सीधा गुना करके, 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 17। तो ये क्या लिखाएगा, 5 एगो दूगो है तो 5 पावर 2, 3 भी 2 है तो 3 को पावर 2 और 17, ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं इधर, इसका देखिए 5 0 0 5 का, तो फिर 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5 0 0 0 0 और 5 एकम 5। फिर देखिए आप किससे लगाएंगे हम लोग, तो आप अगर 11 से अगर आप लगाते हैं 1001, अगर 11 से लगाते हैं तो लग रहा है, देखिए तो 1 मिनट, तो कितना, 11 9 99, ठीक है, एक बच्चा खत्म हो गया, यानी 11 एकम है, लग जा रहा है 11 से। या 7 से भी लगाएंगे तो आप शायद कट जाए। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है, और 7 तिहाई 21, यानी अगर 7 से लगाते हैं तो 143 बेर में ये कट जाता है, ठीक है। फिर अगर हम 11 से लगाते हैं, अब 11 से लगाइए, 11 से 11 एकम 11, ठीक है, और 11 तिहाई 33। अब ये किसी से कटने वाला है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ देखिएगा 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये लिखा जाएगा। चूंकि कुछ पावर ऊपर दोबारा कुछ है नहीं, तो जैसे है वैसे ही इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर एक लास्ट सवाल जो है यहाँ लिख रहे हैं, जो लास्ट है प्रश्न संख्या 5, 74 29। तो 74 29 में जब आप भाग लगाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ये कटता है किससे है। तो ये देखिए सब इसमें रूल लगा लीजिए। 9 देखेंगे तो ये नहीं कि 3 से लग जाएगा, 3 से विभाजता का नियम होता है कि सभी अंक को जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसका योग अगर 3 से कट रहा है तो वो मतलब अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो 9 से 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो जब हम लगाने के क्रम में जाते हैं ना, तो ये तो आप देखिए ऐसा संख्या 29 लास्ट में तो कटेगा नहीं, सीधा 17 से अगर हम बात करते हैं, 17 से देखते हैं करके, 17 17 17 34 17 51 17 चौका 68, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया आपका, 14 में 60 गया 6, ये खत्म। फिर देखिए या 51, फिर बच्चा 1 1 और 17 सत्ते कितना हो गया 119। तो ये कट जा रहा है कितना 437, यानी 17 से जब इसको हम भाग देंगे तो ये कटता है 437, ठीक है। या 13 से भी मेरे ख्याल से कट रहा था क्या, 13 से भी कटेगा, देख लेते हैं। अगर 13 से कटेगा तो फिर यहाँ देखिए 43 37, ये किससे कटने वाला है। तो अगर हम 19 से, 13 से नहीं कटेगा, अगर 19 से दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 19 दोनों 38, कितना हो गया 13 में से 8 गया तो 5, और ये बच गया 7, तो 19 19 38 57, कितना हो गया। अगर 19 से लगाते हैं तो ये 23 बार है। उसके बाद 23 के बाद देखिए किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो हो जाएगा गुणनखंड के रूप में जब इसको हम लोग व्यक्त करेंगे तो क्या किस रूप में व्यक्त कर सकते, 17 गुना 19 गुना 23 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हुआ आपका जो पहला प्रश्न था प्रश्नावली 1 के 2 का, उसका सोल्यूशन, ठीक है, पहला क्वेश्चन का। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न सारे बच्चे को समझ में आ गया। हम पूछने किए हैं जो सिंपल था, लॉसो था, लॉसो आपको आना चाहिए या उसके बाद भाग आना चाहिए। अगर लॉसो नहीं आ रहा है, अगर भाग आ रहा है तो भाग दे दे के आप बगल में कहीं, ठीक है, सबको गुणनखंड के रूप में व्यक्त आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले क्या कहते हैं, फिर प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 1 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे थे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, के HCF एवं LCM ज्ञात करें। पहले इसका HCF और LCM दोनों का ज्ञात करना है। फिर बोल रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो आपको सूत्र हम पिछली कक्षा में ही बता दिए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 2 संख्या हो गया, दोनों को जब गुना करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, LCM गुना HCF के वो बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे, 26 और 91 का LCM और HCF आप जो भी विधि से निकालना चाहते हैं, इसको आप भाग विधि से निकालना चाहते हैं या गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं, जो भी विधि से आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। भाग देखिए अगर HCF LCM निकालना चाहते तो वो भी निकाल लीजिए, और गुणनखंड जो भी। तो हम लोग सबसे आसान रहेगा हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे उस विधि से। तो सबसे पहला बात 26 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, तो 1 गुना उसके बाद 2 गुना 13। अब ये सभी कैसे आप लिख दिए, तो यहाँ से बुआ इसको आप 2 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, उसके बाद ये नहीं कटेगा और एक सब में रहता ही है, तो इस वजह से हम 1 लिख लिए। बात समझ में आया। फिर 91 को देखिए, तो 91 को फिर लगाएंगे कितना से, 7 से, तो 13 7 91। तो फिर आप इसको आगे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, 91 हम भी लिख सकते हैं 1 गुना 13, 1 गुना 7 गुना 13, ठीक है। अब जब हम LCM की बात करते हैं, तो LCM की बात करते हैं तो ये बोलता है दोनों यानी उभयनिष्ठ संख्याओं में सबसे जो अधिकतम घात रहेगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका LCM। तो यहाँ दोनों में देखिए, दोनों में अधिकतम घात क्या है, तो 1 का अगर हम कॉमन कर देंगे तो 1 दोनों में है, तो 1 का अधिकतम घात क्या है, दोनों पावर, घात मतलब पावर, 1 है, एगो 1 लेंगे। फिर देखिए अधिकतम घात 2 का कितना अधिकतम घात, तो 2 का कुछ नहीं है, 2 का सजी 1 क्या है, तो 2 एक ही बार है, तो यही 2 आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम घात 1 है। अधिकतम घात वाला जो संख्या रहता है ना, वही संख्या गुना होता है, 1 है तो फिर देखिए 13 दोनों में है, 13 का अधिकतम घात इसका भी 1 इसका भी, दोनों में से एगो आएगा 13, और यहाँ जो 7 है वो 7 आ जाएगा,
ठीक है, सब संख्या का हमको देखना है। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और गुना 7, तो 26 साथ कितना हो गया, 7 छक 42, 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और कितना हो गया, 7 दूना 14 4 18, 182। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 182। ये हो गया आपका एलसीएम। फिर एचसीएफ की अगर हम बात करें तो मिलने वालों में जो सबसे जो न्यूनतम घात था वो दोनों में जो मिलेगा और उसका जो न्यूनतम घात, तो दोनों में सर कौन सा संख्या, दोनों में 1 है और ये 13 है, यही दोनों में मिल रहा है, दोनों में होना चाहिए। एलसीएम में था कि दोनों में होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो घात उसका देखना था। ठीक है, तो आप इस टाइप से एलसीएम, ये दूगो में से एगो यहाँ पर आ जाएगा, जो दूगो रहेगा उसमें से एगो आएगा, बाद बाकी सब वैसे ही लिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालते वक्त क्या करेंगे, तो यहाँ 1 कॉमन है और 13 कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों गुना होकर के 13 हो गया, तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब कहता है ये आगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो हमारा ये दो संख्या दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या बोला है, तो दिया है दो संख्याएं क्रमशः कितना है, तो 26 और 91 ये दिया हुआ है। और हमारे पास लॉसो कितना है, तो एलसीएम कितना है, 182 है। एचसीएफ कितना हमारे पास, तो 13 है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। इस सूत्र में आप बैठा दीजिए। तो पहली संख्या कितना है सर, 26, दूसरी कितना है 91, लॉसो कितना है 182, मौसो कितना है 13। अब देखिए इसको गुना करिए और इसको गुना करिए, देखिए दोनों बगल सेम टू सेम आ रहा है, तब आपका ये सही होगा, अन्यथा गलत होगा लॉसो। तो जब हम गुना बच्चा वाला करते हैं, 91 और 26 को जब गुना करेंगे, 6 9 6 54, 2 9 दूना 18, 6 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, ये 23। फिर इसका हो गया, यानी इसको जब दोनों को गुना किए तो 23 66 आ गया। फिर इस दोनों को 182 और 13 का गुना करके हम लोग देखेंगे, तो 3 दूना 6 कितना हो गया, 24, 3 2 8 1, 6 6 8 3 11 और 11 8 3 11, गलती कहीं किए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 3 दूना 6 अतिरिक्त 24 और 3 2 5, हासिल जरूर नहीं किए थे, 2 8 1 6 6 8 5 13, देखिए 23 66 इधर भी खुल गया मेरा, 23 66। यानी कुल मिलाकर के जो हमने लॉसो और मौसो निकाला है वो सही है। यही प्रूफ करने के लिए, यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो ये समझ गए। फिर अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है सेम इसी प्रकार से, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, जगह के अभाव कारण इसको लिख लेंगे, हट गए। अब इसको हम अभी साफ करके फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लिख लिए होंगे। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है उसकी ओर हम लोग बढ़े। 2 कहता है कि यही 510। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो 2 संख्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या है, दिया है 2 संख्याएं। तो पहला कितना है, 510। तो 510 का फिर आप वही करेंगे, आप एलसीएम इसका निकालेंगे या गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम तो अब दूसरा सवाल, तो जो 2 नंबर है सवाल, इसमें देखिएगा, तो 510 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो जब बच्चा वाला तरीका हम लोग अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। ठीक है, इस टाइप से कट जाएगा। आप देख लीजिए 2 से भाग दे करके ही इस टाइप से, 2 दूना 4 1, फिर 2 पंचे 10 1, 2 पंचे 10 255 आ गया। फिर देखिए आप 3 से लगाएंगे, तो 3 8 24, 1 बचा, देखिए 3 से लगाइए, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेंगे, 3 8 24 1 3 5 15 85, तो ये कितना हो गया 85। फिर देखिए तो 17, फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 1 5 और 5 7 35, तो यानी 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक, उसके बाद है फिर 192। तो 192 को अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12। ठीक
ठीक है। फिर 48, 2 चौका 2 8, फिर 24, फिर 12, फिर 6 और फिर 3, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 192 का जो गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 3 ये होगा। यानी कहने का अर्थ है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 6, एकदम लिख सकते हैं 2 पावर 6 गुना 3। तो जब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है जो दोनों में मिले और जो अधिकतम घात हो, अधिकतम घात वाला ही एलसीएम होता है। क्या होता है? अधिकतम घात, अधिघात मतलब पावर, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात इसमें से क्या है, दोनों में देखेंगे तो अधिकतम घात, सब संख्या का अधिकतम घात देखना है। यहाँ 2 और 2 में, ये दोनों में 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 पावर 6, 2 पावर 6 लिख लेंगे। फिर देखिए 3, ये दोनों 3 में अधिकतम घात कितना है? 3 पावर 1 क्या है? तो 3 ही, 1 3 आएगा, ठीक है। फिर 5 का अधिकतम घात 5 ही है और 17 का अधिकतम घात 17 ही है। तो इसको आप गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो जो गुना करने के जो पश्चात हमारा आएगा वही एलसीएम होगा। तो अब इसको गुना करिए या इसको ऐसा ही अभी फिलहाल रहने देते हैं। क्यों ऐसे रहने देते हैं? आगे हमको काम आएगा। फिर एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ बोलता है मिलने वालों में न्यूनतम घात। तो इस 2 में न्यूनतम घात, मिलने वालों में न्यूनतम, तो यहाँ देखिए एगो 3 दोनों में मिल रहा है और ये 2 में से क्या ना 2 मिलेगा, 2 एगो एगो यहाँ वाला, तो यानी एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि आप 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 संख्याएं मेरे पास क्या है? 2 संख्याएं क्रमशः मेरे पास क्या दिया हुआ है? 2 संख्याएं आपको दिया हुआ है, एक है 510 और 192 है। तो सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना मौसो। ये क्या होता है हमारा? ये सूत्र होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी, पहली संख्या क्या है आपका? तो 510 है सर। दूसरी संख्या कितना है? 192 है, ठीक है। फिर इधर कितना होगा? लॉसो कितना आया था मेरे पास? 2 पावर 6, 3 गुना 5 गुना 17, और मौसो कितना आया था मेरे पास? मौसो आया था आपका 6 आया था। आप दोनों बगल आपको इक्वली करना है। आप गुना करेंगे तो आपका देखिएगा उड़ जाएगा। अब ये गुना करने में थोड़ा क्या कहते हैं, या तो इसको काट लीजिए आप, ठीक है। इसको आप या देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। 510 को हम क्या पावर लिख सकते हैं? अब देखिए कैसे कट जाएगा दोनों तरफ। 510 को हम क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 5 गुना 17, कोई हर्ज नहीं। 192 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 पावर 6 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इधर जो है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। आप देखिए काटिए, बराबर की साइड वाला बात कट जाता है। क्यों कट जाता है? चूंकि बट्टा में। तो आप जब हम देखेंगे काटेंगे तो देखिएगा ये 2 को पावर 6 से 2 पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। देखिए सब कट करके 1 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, ख़त्म हो गया। 5 से 5 कट जाएगा, ख़त्म हो गया। 17 से 17 कट जाएगा, ख़त्म हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ दोनों जब देखेंगे दोनों तरफ आपका 1 बराबर 1 आ जा रहा है हल करने पर। तो यानी हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही निकला हुआ है। चलिए तो ये आंसर हो गया। आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको काट देंगे, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्योंकि बराबर जब 2 संख्याएं बराबर रहती है तो बराबर जब होगा तो उसको हम एक कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 5 गो आम कर एगो मार्कर के बराबर मान ले तो बात वही हो जाएगा कि 1 आम 5 मार्कर के बराबर, तो 5 आम 1 मार्कर के बराबर होगा। तो यहाँ क्या किए, इसको 510 का जो गुणनखंड था उसको लिख लिए, 192 का गुणनखंड था उसको लिख दिया, इधर लॉसो और मौसो जो निकला था उसको लिख। जब आप दोनों बल कंपेयर करेंगे तो देखिएगा अधिकतर संख्याएं कट ही जाएगी, ठीक है। तो 1 बराबर 1 आ जाता है। इस वजह से ये मेरा प्रश्न सही है। बात समझ में आया? फिर तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। एलसीएम में अधिकतम घात और एचसीएफ में न्यूनतम घात याद रखेंगे। अब अगला जो है वो है आपका 3 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, वो प्रश्न है 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है। जो प्रश्न संख्या 3 है तो 336 को आप पहले बच्चा से गुणनखंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16 1, फिर 3 से लगाएंगे 27 तिहाई 81, 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9,
यानी इसको हम लिख सकते हैं 336 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 336 को 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 54 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा 27 गुना 54 और उसके बाद 3 तिहाई 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, यानी इसको लिख सकते हैं 27 को हम लोग क्या, तो 27 को लिख सकते हैं, मतलब सॉरी 54 को लिख सकते हैं क्या, तो 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 54 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए तो 2 गुना 3 की पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 3। अब यहाँ देखिए अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो दोनों में से जो अधिकतम घात है, तो अधिकतम एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात। अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात वाले संख्या का गुणनफल ही क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। तो अधिकतम घात 2 और ये 2 में अधिकतम पावर कितना है, तो 2 की पावर 2 है, ये लिख लेंगे। और ये दोनों में से अधिकतम पावर कितना है, तो 3 की पावर 4 है, ये लिख लेंगे। एलसीएम हमारा ये आ गया, इसको गुना कर लेंगे तोड़ के एलसीएम। एचसीएफ है न्यूनतम, मिलने वालों में न्यूनतम घात। एलसीएम के एचसीएफ क्या होता है, तो न्यूनतम घात। न्यूनतम घात दोनों में जो मिलेगा उसमें से जो सबसे न्यूनतम मतलब कम जो होगा, तो आप देखिए ये एक ठो है, ये है, यहाँ एक ऐसी 2 है तो 2 लिख लेंगे, न्यूनतम यही है क्योंकि पावर इसका कम है 3, और ये दोनों में न्यूनतम कौन है, तो 3 की पावर 3 है, तो ये लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 3। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये एचसीएफ आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुना मौसौ। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो पहली संख्या मेरे पास कितना था, 336 था, दूसरी संख्या कितना है 54 है, लॉसौ कितना मेरे पास निकल के आया है, तो लॉसौ आया है सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। मौसौ कितना आया है, 2 गुना 3 की पावर 3। तो फिर देखिए 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड, चूँकि काटने में से परेशानी हो जाएगा, इसको हम गुणनखंड के ही रूप में व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। फिर 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की पावर, ये लिख सकते हैं एकदम। और इधर जो है इसको ऐसे ही आप लोग रहने दीजिए, जब आप काटेंगे देखिएगा सब फिर कट करके ख़त्म हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 3 की पावर 4 खत्म, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 खत्म, 3 की पावर, अब उसके बाद 3 की पावर 3 3 की पावर 3 खत्म, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 की पावर, ये क्या लिख लिए, 2 गुना 3 की पावर था, ठीक है। फिर 2 से 2 खत्म, तो जब काटेंगे तो फिर ये कट करके कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो यानी ये मेरा सही है, प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न थे 2 का, मेरे में से ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। इसका थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा तरीके से, वहाँ जाके देखिए, और नोट्स में भी लिख दिए अच्छे तरीके से, वहाँ जाके देखिएगा और आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ तो अभी समझ ही लेंगे। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या रहता है, भाज्य यानी जिसका 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक गुणनखंड है उसको भाज्य कहते हैं, ठीक है। यानी जिस संख्या में क्या कहते हैं, मतलब कम से कम 3 चीज़ों 3 संख्या से भाग लग जाए, ठीक है, कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितना से भी लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ करा को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग, ये जो दिया हुआ है जो प्रश्न संख्या 1 में 12 15 और 21, इसको पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बच्चा वाला वही एलसीएम देके 2 छक्के 12 2 3 6। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 छक्के 12, उसके बाद 2 गुना 3, ठीक है, 12 को लिख लिए। 15 को देखिए, 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5, इसके बाद और कुछ नहीं। 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 7। तो एचसीएफ एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम में समझिए, एलसीएम कहता है कि जो संख्याएं दी हुई है तीनों, इस तीनों में जो सबसे अधिकतम घात होगा, तो यहाँ आप देखेंगे अधिकतम घात,
तो 2 का अधिकतम घात कितना है यहाँ पे, यहाँ 2 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं सर। 2 का अधिक, पहले हम सब संख्या में देखेंगे, पहले 2 से शुरू करते हैं चूंकि 2 है छोटा। 2 का अधिकतम घात सर 2 है, तो 2 का पावर 2। 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 का अधिकतम घात 1 ही है, पावर में क्या है ना 3 में 1 ही है, तो 3 लिख लेंगे। 5 का अधिकतम घात 1 है, तो वही 1 5 आ जाएगा, 7 का भी 7 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। फिर एचसीएफ की बात करें तो ये हो गया अधिकतम घात। एलसीएम समझ रहे हैं, अधिकतम घात यानी इस सब में हम सबसे बड़का वाला पावर देखेंगे। तो 2 में इस सबसे बड़का पावर तो 2 था, तो 2 तो लिखे लिए। इस सब में देखेंगे 3 में, तो 3 का कुछ पावर नहीं है, बड़का सब क्या क्या है, तो एगो 3 निकाल कर रख लिए, ठीक है। उसके बाद 5 और 7 में बड़का पावर, तो 5 में थी, 5 में तो 5 का बड़का पावर कुछ है, तो क्या होगा, तो 5 ले 7 7। अभी सबको मिला लेंगे, तो हो गया 4, 3, 5 और 7, 4 तिया 12, 5 60, 7 6 42, 420 हो गया ये एलसीएम। फिर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कहता है कि जो सब में छटका मिलेगा, लेकिन सब में वो छटका रहेगा। यहाँ देखो मिलने वाला सब में कौन है छटका, यही 3 है खाली, यानी एचसीएफ बराबर 1, तीनों में से क्या बोलेंगे, तो 3 आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। यही बात बोल रहा था, तो हमने ज्ञात कर दिया, लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर 420 एवं एचसीएफ बराबर 3। आप नहीं प्रमाण है तो आप गुना करके देख लीजिए कैसे। तो आप गुना जब करेंगे, वैसे इसको जांच करने के लिए आप सबको गुना कर दीजिए और ये दोनों को गुना कर दीजिए कि आंसर आपका बराबर आ जाएगा। वैसे जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुना मौसा, अधिकतम आप 2 ही संख्या के लिए सूत्र को इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हो गया आपका। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगर ऐसे नहीं प्रमाण हो रहा है तो आप ऐसे बचपन वाला जो है वो ट्रिक से इस्तेमाल करके देख लेंगे कि सर सही है या नहीं। 6 ये 15, 6 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से हम लोग वो लगाते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 21, अब तो लगेगा ना, सबको गुना कर दिए। 4 3 12 5 7 7 6 42, यानी सही ही है मेरा, ठीक है। अब जो है 17, 23 और 29, तो आप इसका निकालना है एलसीएम। तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 यानी 1 गुना 17, इसके बाद 17 को कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 23 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 23, इसके बाद कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुना 29, कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मिलने वालों में अधिकतम घात 1 तीनों में है, इसों में देखिए मिलने वालों में मतलब सबका जो अधिकतम घात होगा, 17 का अधिकतम 17 ही है, 29 का 23 का 23 ही है, 29 का 29, सबको गुना कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ है कि मिलने वालों में न्यूनतम घात है, तीनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो। वैसे भी देखिए अभाज्य संख्या सब है, 17 23 29 क्या अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। और लॉसो क्या होता है, तो उसी संख्या को गुना कर देंगे तो वो आपका लॉसो हो जाएगा। फिर आते हैं ये 8, आप देखिए इधर देख रहे हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये। फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एकदम लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। सब में 1 कॉमन है, 1 ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए तो फिर इसका भी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 की पावर 3 ये आ जाएगा। 3 का अधिकतम घात 3 की पावर 2 ये आ जाएगा, और 5 का अधिकतम घात 5 की पावर 2 ये आ जाएगा। इसको गुना कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ देखिए मिलने वालों में न्यूनतम, तो सबसे कम छटका यही है, इसी का घात है 1, इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी 3 प्रश्न हमारा ये था, ये भी खत्म हो गया। एनसीईआरटी का प्रश्न है सारे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एचसीएफ किसका, तो 306 और 57 का 9 दिया हुआ है। आप इसको देख करके घबराएंगे नहीं। बच्चा ये सोचता है सर ये क्या दे दिया, अरे ये कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, और इसी 306 और 657 का ही आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको हमने थ्योरी में एक सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था उसको देखेंगे। सूत्र क्या हमने बताया था, सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसम,
ये सूत्र हमने बताया था। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पहली संख्या क्या है, तो दिया है हमको प्रश्न से, क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न या प्रश्न से हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से दिया हुआ है पहली संख्या हमारा जो है वो 306 है। पहली संख्या क्या है, 306 है। दूसरी संख्या क्या है, 657 है। और HCF कितना हुआ है, मौसो कितना दिया हुआ है, 9 है। तो बस इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ रखिए, पहली संख्या क्या है सर, 306 है। तो 306 गुना दूसरी संख्या क्या है, 657, बराबर का साइन देंगे। लॉसो निकालना है तो लॉसो को x मान लेंगे, मौसों को कितना मानेंगे, दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब x का मान हमको चाहिए, तो जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ और x इधर रह जाएगा। अब काट दीजिए आप, ठीक है, 9 से काटिए, अब आंसर पाइए। तो कितना हो जाएगा, अगर हम 3 से ही इधर काटे, 3 से 3 तिहाई 9, 10, 3 दूना 6, ठीक है। फिर देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी इसको जब गुना कर लेंगे आप, 34 गुना 657 बराबर x, तो x बराबर 657 गुना 34 गुना कर लेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, चौथा नंबर सवाल, ठीक है, समझ में आ गया। और इस पर आधारित जो प्रश्न है वो आपका क्या कहते हैं, नोट्स में अवेलेबल करवा दिया गया, वहां से आप लोग इसको और भी जो इस पे है सवाल उसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न वहां हमने डाल दिया है, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 का भी एक थ्योरी हमने पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है, या इसी वीडियो में हो जाएगा, कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको पता है कि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड के रूप में हर हमेशा हमें 5 गुना 2 के रूप में चाहिए ही चाहिए, तभी कोई भी अंक का लास्ट अंक, इकाई अंक जो है वो 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। याद रखेंगे। आप बहुत बच्चा बोलेंगे सर कि 20 और 2 का भी, तो बउआ 20 में क्या है, 4 गुना 5 छुपा हुआ है, 5 तो छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए हमारा 5 गुना 2 के फॉर्म में होना एकदम नितांत जरूरी है, ठीक है। इसका थ्योरी भी हमने नोट्स में डाला और वीडियो में भी बताया पिछली क्लास में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। तो चूंकि ऊपर में इसको सोल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब जो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे, जो 5 नंबर है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमारा, हल में लिखना है, दिया है, ठीक है, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त है। तो 6 पावर n, तो 6 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 और इसका होल पावर n है, ठीक है। जहां n क्या है, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृत संख्या से। n कहाँ से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या हो, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाइए, वो प्राकृत संख्या। यानी n के जगह पर 1 2 3 4 5 था, अनंत तक कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकती है। अब इसको ये बोल रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो है 6 का पावर n जो है अंक, वो 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका उत्तर लिखेंगे कि दिया है, पहले इतना इतना लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ 6 पावर n का रूप 2 गुना के रूप का है, अतः यह कभी भी अतः, या ऐसे लिखेंगे, अतः इसका इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। इस वजह से
ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। ये 5 नंबर का था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार की संख्या, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आगे की ओर है जो 6 नंबर प्रश्न है, वो बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि उल्टा हम लोग चलेंगे, क्योंकि जानते थे आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती थी, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अवधारणा से जब हम इसको देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा ये अभाज्य संख्या के टर्म में आ जाएगा और ये भी अभाज्य संख्या के टर्म में आ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है वो पक्का भाज्य होगी। ठीक है, तो वही बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला फिर साफ कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे जो है इस सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद मात्र एक ही सवाल बचेगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़े होंगे, उसके अनुसार क्या था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। उसी की सहायता से इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो आप जब 6 नंबर की ओर अग्रसर होंगे तो देखेंगे हल में, तो हम क्या करते हैं, इसको ये मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना कि पहला जो रूप दिया हुआ है, पहला रूप को हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो x बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ, 7 × 11 × 13 और +13। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन सर 13 है, तो 13 दोनों में है। कॉमन मतलब दोनों में 13 से भाग देना। कौन मतलब क्या कि 13 से भाग देना। तो जब यहाँ इसमें 13 से हम लोग भाग देंगे तो ये 13 खत्म, तो 13 इसका मतलब होता है 13 से भाग देना। अब 13 से भाग देंगे तो ऊपर नीचे दोनों 13 से, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम तो कॉमन लेंगे तो ये 13 यहाँ से निकालेंगे, 7 × 11। अब गुना में 1 था तो इसको 1 यहाँ से लिख लेंगे और फिर देखिए यहाँ से 13 निकला है तो +1, ठीक है। फिर देखिए 11 साथे 77 और +1 कितना हो गया, तो 11 साथ 77 +1 78। फिर 78 को आप क्या लिख सकते हैं गुना के रूप में, 13 × 6 लिख सकते हैं। फिर देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ x जो संख्याएं हैं, x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर x जो संख्या है वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। क्यों अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अतः यह भाज्य है। क्यों अभाज्य गुणनखंड के रूप, चूंकि 13 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, ये पहला। फिर दूसरा जो है रूप उसको y हम लोग मानते हैं। y बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन क्या दिखे, ये 4 है बुआ, 4 है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, तो अभी बोले हैं कि ऊपर नीचे दोनों में 5 से भाग दे देंगे, या कॉमन लेने का मतलब आप बता रहे थे। यहाँ देखिए यहाँ से 5 यहाँ बाहर हम लोग कर लिए, तो यहाँ से 7 × 6, 5 को बाहर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 4, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा और 1 में कोई तो वैल्यू नहीं है और इधर बचा आपका 1। फिर देखिए जब इस सबको गुना करें, 7 × 6 = 42 × 12 × 24 और +1। अब इस सबको गुना करिए आप, तो 42 और 24 को जब हम गुना करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 10, कितना हो गया, 6 × 4 = 10 और 8 × 1 = 9 = 10, कितना हो गया 1008। 1008 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 1008 ही आ रहा है। 7 × 6 = 42 और 1008 आ रहा है। तो फिर 1008 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 1008 और इधर जो हम लोग 5 कॉमन लिए थे वो 5 को भी हम लोग देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 3 = 12, 2 × 24 और 7 × 6 = 42। तो ये हो जाएगा आपका
5 इंटू 1008 और प्लस 1, तो 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1009। तो 1009 को अगर हम, अब ये किससे भाग लगेगा 1009, तो ये बड़ा समस्या है, इसको आप तोड़िए। 1009 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जब गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 गुना 1009 आ गया, ठीक है, 5 गुना 1009 आ गया। तो अब देखिए अगर ये लग रहा है भाग तो ठीक है, 9 1 10, जिससे भी लगेगा। 11 से लगाते हैं, 11 से अगर हम इसको लगाते हैं तो 11 नमा 99 1, ये फिर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यानी अगर टोटली फॉर्म अगर हम इसी को मान लेते हैं, अगर नहीं लग रहा भाग 1009, यही अभाज्य संख्या है। तो यानी ये जो है y बराबर जो है 5 गुना 1009, इसी के रूप में ये आ गया, यानी अभाज्य है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः y बराबर जो है y अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही है, अतः यह भाज्य, अतः यह क्या है आपका भाज्य है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, या ठीक है, तो वो सवाल समझ लिए थे। अब जो है ये लास्ट सवाल है, प्रश्नावली 1 के 2 का लास्ट सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, ठीक है, ये मैदान हुआ, अब कैसा भी मैदान हो, और इसके चारों ओर कैसा है, एक वृत्ताकार, इस टाइप से वृत्त के आकार का एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। करा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मान लीजिए कि सोनिया और एक तो है रवि, ठीक है, ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय, सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, यानी एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले, तो कितने समय के बाद पुनः, मतलब बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय के बाद वे दोनों कहाँ मिलेंगे, फिर यहीं पर कैसे मिल जाएंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, एगो कितना, एगो 18 मिनट और एगो 12 मिनट लगता है। फिर बोला है कि कितने समय के बाद दोनों वो एक के स्थान पर मिल जाया करके। तो सबसे पहले जब इस टाइप से सवाल रहेगा एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो इसका आप लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लॉसो। तो हम सीधा, इतना सवाल सिर्फ भाषा आपको भरमाने के लिए दिया है, आप कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, या सोनिया द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय कितने मिनट, 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितने मिनट है आपका, 12 मिनट, ठीक है। तो जब इस टाइप से सवाल है तो आप कुछ नहीं करना, 18 और 12 का लॉस, 18 और 12 का लॉस लेंगे, कितना होगा, 2 6 के 2 9 18, 2 6 के 12, फिर 2 से कितना हो गया, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो गुना जब हम करेंगे 18 और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 36 का 18 दूना कितना हो गया, 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर क्या होगा, एक जगह मिलेगा, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। गुना करके लिख दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 36 मिनट के बाद दोनों फिर एक ही स्थान पर मिलेंगे, लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा आज का क्लास, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ और भी अपने जहाँ भी आपको लगे कि हाँ इसको भी सिखाना चाहिए तो वहाँ शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।